अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 18th ऑफ सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 18 सितंबर 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मनसबल लेक को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्या बोलता है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये आखिरकार क्या है? ऑप्शन ए, अ डिवीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी स्पॉन्सर्ड बाय यूरोपियन यूनियन। या फिर ऑप्शन डी, अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और फ्रंट पेज पर आते हैं आज हमारे दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है और आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा जो यूपीएससी के मेंस के एग्जामिनेशन हुए हैं तो उसका जीएस पेपर 2 का जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है वो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बना रहना। इस वाले आर्टिकल के बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को भी देखने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये बात करता है चीता के बारे में। हम लोग पिछले कुछ टाइम से लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि 17th ऑफ सितंबर अभी कल था और कल हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे भी था। तो 17th ऑफ सितंबर को चीता आ चुके हैं इंडिया में। तो जो चीता है नामीबिया से वो आ चुके हैं भारत के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने चीता को मंगाया है अफ्रीका से। नामीबिया अफ्रीका की एक कंट्री आपको देखने को मिलती है। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि इंडिया के अंदर चीता ऑलरेडी बहुत समय पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि विलुप्त हो चुका है। कब एक्सटिंक्ट हुआ था ये आपको मैंने पहले बता रखा है, साल 1952 में एक्सटिंक्ट हुआ था। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे चीता, लगभग 8 चीता को मंगाया गया है, जिसमें से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 फीमेल्स हैं। और अभी यहाँ पर कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन सभी चीता में से 3 चीता को रिलीज़ कर दिया है, ठीक है ना। तो 3 चीता को रिलीज़ किया गया, जैसा आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे चीता कहाँ पे रिलीज़ करे गए? नामीबिया से भारत लेकर आए गए, ठीक बात हो गई। कहाँ पे रिलीज़ करे गए, कहाँ पे इनको छोड़ा जा रहा है? वो है कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी केवल 3 चीता को रिलीज़ किया गया है, बाकी यहाँ पर अभी बाकी सारे चीता को रिलीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पहले यहाँ पर इन चीता को एक स्पेशल डिज़ाइन जो एंक्लोजर है उसमें रखा जाएगा, फिर 1 महीने बाद इनको वापस से अपनी जो पोजीशन है वहाँ पर छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। फिलहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मिल जाएगी। इस आर्टिकल को लगभग 3-4 जगह पर आज कवर किया गया है, पेज नंबर 7 पर भी है, पेज नंबर 8 पर भी है। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब एट द लास्ट बात करें तो चीता इंडिया आ चुका है ना, जिसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे थे। अब करना क्या है, इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेना है। जैसा कि आपको ये रट गया होगा क्योंकि मैंने इतनी बार यहाँ पे पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी चलो एक रिवीजन हो जाएगा, आपको इसके बारे में और आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आज संडे है, संडे में कुछ ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आते भी नहीं हैं और ऐसा ही आज है, आज का सीन भी ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा नहीं,
ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चीता लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, तो मेक श्योर करना है कि इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कहाँ से लेकर आया जा रहा है, नामीबिया से। नामीबिया अफ्रीकन कंट्री है। कहाँ पे लेकर आया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखो हमारे देश में जो आखिरी बार चीता स्पॉट किया गया था, देखा गया था, वो छत्तीसगढ़ के अंदर 1947 में देखा गया था। लेकिन उसके बाद से 1952 में ही हम लोगों ने चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि इसको विलुप्त घोषित कर दिया। अब इसकी मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी एक तरीके से चीता नहीं बचा था इंडिया के अंदर। अब फाइनली हम लोगों ने अफ्रीका से मंगाया है, तो 8 चीता इंडिया के अंदर आए हैं। क्लियर हो गया। अब जब बात करते हैं चीता की, तो जो चीता है ना, ये बेसिकली एक कैट की स्पीशी देखने को मिलेगी, है ना। इसको हम लोग बिग कैट बोलते हैं। तो जो चीता है ये मायोसीन एरा से बिलोंग करता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मायोसीन एरा कौन सा समय था, आज से 5 मिलियन साल पहले का समय। तो इस चीता के जो एंसेस्टर्स हैं तब वहाँ पे उस समय पर ट्रैक करे गए हैं। एंसेस्टर्स तब के समय पर पाए जाते थे, यानी कि चीता के जो और पहले के जानवर हुआ करते थे वो उस समय पर देखने को मिला करते थे, ठीक है ना, चीता की प्रजाति वाले। अब जो ये चीता है ये दुनिया का एक फास्टेस्ट लैंड एनिमल देखने को मिलेगा, जो कि अफ्रीका और एशिया दोनों में ही पाया जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट दोनों तरफ देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का क्या फ़र्क है, जब हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारी संख्या में आपको चीता देखने को मिलेंगे। लेकिन एशिया के अंदर कुछ 100 से कम चीता देखने को मिलेंगे। और वो जो 100 से भी कम चीता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के अंदर हैं। वो कौन सा देश है, वो है ईरान। ठीक बात हो गई, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया चीता आपको 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन चीता और एशियन चीता। पहले हम लोग बात करने वाले हैं अफ्रीकन चीता की। तो ये पॉइंट ज़रूर से ध्यान रखना। इसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो गोल्डन कलर की स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको कहीं पूछ नहीं जाएंगी। जो पूछने वाली बात है ना, वो ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये अफ्रीकन चीता कहाँ देखने को मिलेगा। नाम से ही पता चल रहा है अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और अफ्रीका में लगभग सभी कंट्रीज़ के अंदर आपको इसकी जो संख्या है वो देखने को मिल जाती है। हज़ारों की कगार में आपको ये चीता की संख्या देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोगों ने अफ्रीका से मंगाया है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पूछा जा सकता है अफ्रीकन चीता का प्रोटेक्शन स्टेटस। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन स्टेटस में हमेशा 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कोई भी जानवर न्यूज़ में है तो फटाफट उसका प्रोटेक्शन स्टेटस लिख के रख लिया करो। जैसे अफ्रीकन चीता का IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। IUCN एक लिस्ट तैयार करता है और उस लिस्ट के अंदर क्या करता है, जानवरों की कंडीशन के हिसाब से उनको यहाँ पे अलग अलग लिस्ट के अंदर डालता हुआ चलता है। अब कंडीशन मतलब अगर मान लो कोई जानवर है जिसकी संख्या बहुत अच्छी खासी है, तो यहाँ पर वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा खतरे में नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि पॉपुलेशन, जो इन जानवरों की जो संख्या वो लगातार जब कम होती चली जाती है, तो यानी कि उनकी जो प्रजाति है उसको खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जैसे जैसे इनको खतरा बढ़ता रहेगा तो आप लोग देख पाओगे एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इस प्रकार से यहाँ पर लिस्ट बनती रहती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो IUCN रेड लिस्ट के अंदर जो ये अफ्रीकन चीता है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। देखो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखने का भी मतलब यहाँ पर इसकी अच्छी खासी संख्या देखने को तो मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर एक सुरक्षा की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये आगे ऐसे ख़त्म होता चले जाएगा है अगर सुरक्षा हम लोग इसकी नहीं करेंगे, और एक टाइम पर ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब ये विलुप्त हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो IUCN रेड लिस्ट में कहाँ पर इसको रखा गया है, वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा, साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, है ना। फिर उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 2 में रखा गया है। अब इसका मतलब यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये जो अपने शेड्यूल्स को मेंटेन करता है, जब भी किसी जानवर को इन शेड्यूल्स में डालता है तो यहाँ पे उस जानवर को एक हायर प्रोटेक्शन दी जाती है। वैसे ही आप लोग को शेड्यूल 2 में पड़े हुए जानवर को देखने को मिलेगा, यानी कि जो शेड्यूल 2 के अंदर ये अफ्रीकन चीता है, इसको हायर प्रोटेक्शन देने के बारे में, सुरक्षा देने के बारे में चर्चा की जाती है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। क्लियर हो गई। वैसे जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो IUCN रेड लिस्ट पूछा जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम आप लोग क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर के तो IUCN का ही स्टेटस पूछा गया है। तो ये बात हो गई किसकी, अफ्रीकन चीता की।
अब बात करेंगे हम लोग एशियाटिक चीता की, तो एशियाटिक चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस वेनेटिकस। यहाँ पर लास्ट में एक वेनेटिकस ऐड हो चुका है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो एशियाटिक चीता है ना, ये अफ्रीकन चीता से थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि अभी 100 से भी कम ये एशियन चीता बचे हुए हैं, और ये जो 100 से कम चीता है ना, ये केवल एक ही देश के अंदर प्रेजेंट हैं, वो है ईरान। अब आते हैं एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ये जो एशियाटिक चीता है, इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? अब इसको देखो, इसको आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। ऊपर वाला कहाँ था? वो वल्नरेबल कैटेगरी में था, क्योंकि उसकी संख्या अच्छी खासी है। अगर वो खत्म हो जाएगी, संख्या और कम हो जाएगी, तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा। संख्या और ख़त्म होगी तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा। और अभी जैसे यहाँ पर ये 100 के आसपास बचे हुए हैं, 100 से भी कम बचे हैं, अगर ये सब भी खत्म हो जाएंगे तो ये एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी ये विलुप्त हो चुका है। क्लियर बात हो गई। तो दोनों का आईयूसीएन स्टेटस अब तो हमेशा ध्यान रहेगा, है ना, ध्यान रहेगा ना। ऊपर कौन सा है? जो अफ्रीकन चीता है उसका वल्नरेबल, और इसका एशियाटिक चीता का क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा और आराम से आप लोग अब यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा यहाँ पर रिक्वेस्ट रहता है सभी लोगों से, आप लोग लाइक करके वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो। छोटा सा टारगेट है कि 5K प्लस लाइक्स आपको पहुँचाने हैं, जैसा आप लोगों ने पहले भी लंबे समय से सपोर्ट किया है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। अब अच्छा हाँ, एक चीज़, हम लोग थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस करना भूल गए ना, मुझे एकदम से याद आया, क्योंकि यहाँ पर इसी के बराबर में वो लगा हुआ है। चलो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा था कि हाँ बिल्डिंग जल रही है, और वीडियो आपने जो स्टार्टिंग में देखा है वो चाइना का वीडियो है। ये बेसिकली द हिंदू के अंदर भी आर्टिकल कवर किया गया है, सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर आपने देखा होगा, रिसेंट टाइम में इस आर्टिकल को कवर किया गया है। तो हुआ ये 42 मंजिले की वो बिल्डिंग है जिसके अंदर आग लगी है, और उस आग में अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन आपने देखा कि हाँ कितना भयंकर सिचुएशन सा क्रिएट हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी इसकी। वो चाइना का टेलीकॉम बिल्डिंग था, चाइना का जो चांगशा शहर है वहाँ का टेलीकॉम बिल्डिंग था जहाँ पे आग लगी है। और आग डेफिनेटली काफ़ी भयानक लगी थी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ना ट्रेंड कर रहा था। और अभी भी ट्विटर के ऊपर जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ हैं, और वो भी यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर अंदर। ये परसों की घटना है शायद। अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर लेकर चल रहा हूँ, यानी कि आज के इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा वो यहाँ पर यह है। वो यूपीएससी का जो जीएस पेपर नंबर 2 का पेपर है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। हालांकि कल बहुत सारे लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कल मैंने शाम को एक मैसेज भी किया था, देखो इस समय यार वीडियो शेड्यूल ना बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं ये एनालिसिस नहीं डाल पाया हूँ। तो मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर कवर कर देते हैं, इसी वीडियो में आप लोग को एनालिसिस दे देता है, क्योंकि आज संडे में ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स आए भी नहीं है, तो यहीं पर हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर समझते हैं। देखो हम लोग, होता क्या है कि मेंस के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको 250 मार्क्स के 250 शब्दों में लिखने हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको 150 शब्दों में लिखने हैं। ऑब्वियसली बात है 250 शब्दों वाले आपको ज़्यादा नंबर के देखने को मिलते हैं, और जो ऊपर 150 शब्दों वाले हैं वो कम नंबर के। 250 शब्दों वाले 15-15 नंबर के हैं, और 150 शब्दों वाले 10-10 नंबर के हैं। इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा जब आप लोग डेली बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो, है ना। अब अगर हम लोग नीचे से देखना स्टार्ट करें तो आप लोग देखोगे लास्ट के जो तीनों क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। मतलब यहाँ पर इतना कंटेंट आपको रेडी करवा कर दे दिया गया था कि आप अगर उतना कंज्यूम करते हैं अच्छे से तो आराम से यहाँ पर इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बात करता है? जो स्वच्छ ऊर्जा है उसकी स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है, उसके बारे में पूछा गया है। यानी कि जो क्लीन एनर्जी है ना, क्लीन एनर्जी इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। ये तो बिल्कुल सबको पता है कि हाँ भैया क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है। साथ ही साथ में आगे बताया गया, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया की जो चेंजिंग पॉलिसी है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। किस प्रकार से यहाँ पर इंडिया अपनी नीतियों को बदल रहा है क्लाइमेट चेंज के प्रति। और ये नीतियाँ कहाँ पे बदलने की बात की गई है? इंटरनेशनल फोरम में, यानी कि जो भी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहाँ पे भारत किस प्रकार से अपने काम कर रहा है, किस प्रकार से पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है, वो यहाँ पर बताया गया। किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के प्रति काम किया जा रहा है वो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है,
तो हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर कितना डिस्कशन किया है, बहुत किया है। मैंने आप लोगों को जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वाला पढ़ाया था क्वेश्चन, अगर आप लोग देखोगे याद आ रहा होगा, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो ग्रुप है वो यहाँ पर मदद करेगा। इंडिया जो है, इंडिया का यहाँ पर ये पूरा का पूरा आइडिया है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का, वो मैंने अलग से पूरा टॉपिक प्रेजेंट कर रखा है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डोंट वरी। फिर आप देखोगे इसके ऊपर अगला क्वेश्चन जैसे मेंशन किया गया है I2U2 के बारे में। अब I2U2 आपको पता है, I2U2 का फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल और यू जो आपको देखने को मिल रहा है इससे यहाँ पर USA और यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। अब ये जो I2U2 है ये कैसे इंडिया की पोजीशन को और इम्पोर्टेंट करेगा, भारत के लिए आखिरकार क्या इसका इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलता है I2U2 ग्रुप का, ये बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। I2U2 ग्रुप रिसेंटली बना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हमने डिस्कशन भी किया था। मैं आप लोग को एग्जैक्टली दिखाई देता हूँ। चलो, अगर मैं आप लोग को टेलीग्राम पर लेकर आता हूँ और टेलीग्राम पर लेकर आने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करता हूँ I2U2, ठीक है, एक सेकंड को, I2U2 अगर मैंने टाइप किया तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो चैनल्स है ना, जैसे कि ये प्राइवेट पेड ग्रुप वाला है, ये पुराना चैनल है, ये एक टाइम पे स्टार्ट किया था प्राइवेट यूज़र्स के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बंद कर दिया था। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी लोग ऐडेड हैं, जो भी 150 लोग ऐडेड हैं, उनको डेली बेसिस पर कंटेंट सेंड किया जाता है, जो कि आप लोगों को PDF के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो वाला ग्रुप है। बाकी यहाँ पर आपको ये मेरा पर्सनल ग्रुप देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी मैं सारा का सारा कंटेंट शेयर करता हूँ। तो मतलब जितना भी डिस्कस करता हूँ ना, वो मैं 2-3 जगह पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे I2U2 की जब बात आती है तो I2U2 को लेकर हम लोगों ने 27 जुलाई को डिस्कशन किया था। यहाँ पे आप लोग तारीख देख पा रहे होंगे, ये तारीख देखना, ठीक है ना। 27 जुलाई को हमने चर्चा की थी, 15 जुलाई को हम लोगों ने I2U2 के बारे में चर्चा की थी, यहाँ पे तारीख नज़र आएगी। फिर 14 जुलाई को चर्चा की थी, क्योंकि उस समय ये लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ये कैसा दिख रहा है, तो हम अगर इसको ओपन करें तो आपको ये देखने को मिलेगा I2U2 इनिशिएटिव, ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। कब देखो, तारीख आपको दिख रही होगी, कहाँ पे दिखेगी तारीख, यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर देखना, यहाँ पर आपको देख रहा होगा 27 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है I2U2 का। तो ये बेसिकली अभी रिसेंटली अक्टूबर 2021 के अंदर बना था, मैंने आपको बताया हुआ है, और ये सारा का सारा डेटा आपको प्रोवाइड करवाया गया है I2U2, और डायरेक्टली सिग्निफिकेंस डायरेक्टली मेंशन है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इसका, प्लस इंडिया को कैसे बेनिफिट देगा, इंडिया की कैसे पोजीशन यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म करेगा। डायरेक्टली ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर मेंशन है। तो इतना यहाँ पर अगर आप लोगों को एक प्रॉपर हेडिंग ही पता है कि हाँ भाई ये फ़ायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं, उसके बाद अगर आप लोग को इतना पता है तो आराम से आप लोग डिटेल से इस आंसर को लिख सकते थे, है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं, अब टाइप करते हैं क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, जो इससे पहले वाला था। तो क्लीन एनर्जी को लेकर आप लोग देखो, काफ़ी बार हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। इनफैक्ट 11 सितंबर, 3 सितंबर, 29 अगस्त को डिस्कस किया हुआ है। मतलब एनवायरनमेंट को लेकर हमने बहुत टॉपिक डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, क्लीन एनर्जी में काफ़ी सारी एनर्जी आ जाती हैं, है ना। क्लीन एनर्जी एक ज़रूरत है इंडिया की, उस चीज़ को लेकर हमने काफ़ी सारे एडिटोरियल भी डिस्कस किए हैं। तो वो सारे के सारे जो कंटेंट है क्लीन एनर्जी को लेकर, ये आप देखोगे एक नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं अलग अलग। यहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, जहाँ पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में चर्चा की है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में, तो वो आप लोग को यहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की भी है, और इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी बॉडीज़ हैं एनवायरनमेंट को लेकर, वो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की हुई है। तो ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये तारीख ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से ऐड कर रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे 9 जुलाई, फिर उसके बाद में 11 जुलाई, देन उसके बाद में 20 जुलाई, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर जुलाई के बाद में यहाँ पे अगस्त हो गया, फिर सितंबर हो गया। मतलब लगातार हर महीने यहाँ पर आप देखोगे क्लीन एनर्जी को लेकर जो भी न्यूज़ बनी है वो सब हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। और डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि हाँ बस डिस्कस कर लिया और उसके बाद ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पर मिले हुए हैं, और ये सब कुछ मैंने आप लोगों को PDF के अंदर भी प्रोवाइड करवाया था, है ना। नाउ यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, जो रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो आपको रोल क्या देखने को मिलेगा, है ना। अब वैसे तो ये स्टैटिक पोर्शन है, ये जो आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 20 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन आप देखोगे स्टैटिक पार्ट से आए हुए हैं, है ना। स्टैटिक पार्ट से नहीं, हमारी बुक से आए हुए हैं, वहाँ से भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल पूछ लिया गया, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो रोल, हाँ बता सकते हो।
ये देखो पिछले साल हम लोगों ने सितंबर में पढ़ा हुआ है, हालांकि इसके बाद ही पढ़ा हुआ है, वो मुझे मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मुझे ऊपर से दिखा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप देखोगे टोटल बता रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, देन उसके बाद में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या ऐसे फंक्शंस करता है, इसका रोल क्या है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो डायरेक्टली काफ़ी बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है, पिछले साल से ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लगातार ये पिछले साल के आर्टिकल है, 24 सितंबर, फिर उसके बाद में 25 सितंबर, फिर यहाँ पर आप देख पाओगे, अच्छा सितंबर से पहले का ये 24 जून, 25 जून, देन उसके बाद में यहाँ पर 5 सितंबर को चर्चा की है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये मेरे पर्सनल वाले ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, और साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्टली मैंने इस पब्लिक वाले ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है इसके बारे में, ठीक है ना। आगे आते हैं। हालांकि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे जब आप लोग बुक पढ़ के जाओगे ना तो बुक से में ही फंसेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टॉपिक आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अभी 3-4 क्वेश्चन देख लिए जो कि डायरेक्टली यहाँ पे कंटेंट से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। क्वेश्चन देखो कैसे पूछ लिया गया, और वो भी 15 मार्क्स में। अब लोगों ने पढ़ा तो होगा कि हाँ भैया प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, इनफैक्ट मैंने लगभग एक बार थंबनेल भी लगा हुआ है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे किया जाता है ना, मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन तो पढ़ाए हैं, उसके साथ साथ लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर इसका एक ही पार्ट अटैम्प्ट किया होगा। दूसरा जो फ्रांस के इलेक्शंस कैसे होते हैं, फ्रांस के अंदर कैसे प्रेसिडेंट चूज़ होते हैं, इसको मतलब लेकर ना बहुत कम वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो बहुत ही कम वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पर बनाई गई हैं, क्योंकि लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया यार, इंडिया के इलेक्शन से मतलब है, फ्रांस के इलेक्शन थोड़ा पूछ लिए जाएंगे, ऐसा था। लेकिन हम लोगों ने फ्रांस के इलेक्शन कवर किए थे बाकायदा। आप लोग जो है वीडियो देख सकते हो, वीडियो के अंदर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कब कवर किया था, ठीक है ना। तो मैं ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, टेलीग्राम पर गया और जाके मैंने प्रेसिडेंट इलेक्शन टाइप किया। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे 10 जून को, 10 जून को हम लोगों ने कवर किया हुआ है ना। उससे पहले भी हम लोगों ने कई बार इसके बारे में कवर किया हुआ है। अगर मैं एग्जैक्टली ओपन करूं, जैसे कोई सा भी ओपन कर लेता हूं, ये मैंने अपना पर्सनल वाला ग्रुप ओपन किया, तो इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में पढ़ा रखा है। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर समझा रखा है, ठीक है ना। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कहाँ कौन कौन से आर्टिकल में यहाँ पर चर्चा की गई है ना। कैसे कैसे यहाँ पर वोटिंग चाहिए, प्लस कैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको समझाई गई हैं। उसके बाद आपको देख पाओगे एक आध डेटा भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है ना। कैसे वोटिंग वैल्यू होती है ना इस इलेक्शन के अंदर, वो भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। एमएलए की जो वोटिंग वैल्यू है वो कैसे निकलती है, वो बात यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पर 7.5 का कर दिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लेकिन अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, 7.5 का फ्रांस इलेक्शन भी करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बारे में ही आपसे पूछा गया है। मैंने क्या किया, फ्रांस इलेक्शन टाइप कर दिया है ग्रुप के अंदर। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार डिस्कस किया भी या नहीं किया है। ये आप देखो 24 अप्रैल, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल की वीडियो ओपन करना। 18 अप्रैल की वीडियो जब आप लोग देखोगे ना, तो वर्ल्ड वाले सेक्शन पर जाना, वर्ल्ड पेज पर, वहाँ पे आपको फ्रांस के इलेक्शंस के बारे में पढ़ा रखा है। अगर जैसे मैं कोई भी ग्रुप ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो, ये पिक्चर्स मैंने आपके साथ में शेयर करी थी, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे फ्रांस के अंदर ये इलेक्शंस चल रहे थे, है ना। कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली वहाँ की वोटिंग यहाँ पर कैसे करवाई जाती है, ये देखो, ये मैंने आपको बता रखा है ना। वोटिंग के अंदर यहाँ पर कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, पूरा प्रॉपर यहाँ पर ये सिलेक्शन को भी समझाया गया है। क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने इसको भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या बात की गई है, बिम्स्टेक और सार्क के बारे में पूछा गया। बिम्स्टेक और सार्क दोनों पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे आप क्या समझते हो, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, आप लोग क्या समझते हो उसको लेकर। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली यहाँ पे ग्रुपिंग्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैं बताऊँ तो ये भी न्यूज़ में था, बिम्स्टेक का समिट हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, वो समिट आपको पढ़ाया गया था। तो बिम्स्टेक और सार्क के बारे में हमने कब पढ़ा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पर गया हूँ और बिम्स्टेक के बारे में टाइप कर दिया। 3 अप्रैल को पढ़ा है हम लोगों ने, 2 अप्रैल को पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग 3 अप्रैल का ओपन कर लें तो यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में आपको समझाया गया, क्योंकि बिम्स्टेक का समिट हुआ था, ठीक बात हो गई। फिर उसके बाद मैंने आपको देखो बिम्स्टेक एग्जैक्टली समझाया कि बिम्स्टेक क्या है। फिर यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है केवल बिम्स्टेक ही कवर किया हो गया, वो
इस बिम्स्टेक एन ऑल्टरनेटिव ऑफ सार्क, यानी कि आपको दोनों का प्रॉपर डिफरेंस समझाया है, क्या बिम्स्टेक का ऑल्टरनेटिव है सार्क ग्रुप या नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ से एक आइडिया लग सकता था, यानी कि ये सारी चीज़ें न्यूज़ के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है, और ज़्यादा डिटेलिंग में लिखना ही था, 150 शब्दों में लिखना था, यही वर्ड्स यहाँ पर इनफ थे जो कि आप लोग को यहाँ पर एक क्लियर आइडिया दे सकते थे, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम क्या मतलब, इतनी बार चर्चा की, मतलब आपको रटा दिया गया था, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कई बार आंसर दिए हैं। इंडिया श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में, इंडिया एक पुराना दोस्त है श्रीलंका का, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। इंडिया का रोल श्रीलंका के रीसेंट क्राइसिस में कैसे रहे हैं वो आपको समझाना है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो भारत ने किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो भी मैंने आपको साथ में डिस्कस किया हुआ है, डायरेक्टली आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। इनफैक्ट आप लोग देख सकते हो, जो हमारा मेंस वाला ग्रुप है उसमें जब से हम लोगों ने आंसर राइटिंग करी है, आप लोगों ने काफ़ी बार इसके ऊपर देखो, श्रीलंका के रिसेंट श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर आंसर राइटिंग भी कर रखी है। ये किसी का आंसर है, ठीक है ना, 12 जुलाई को ये आंसर राइटिंग की गई थी। आप देखोगे कितने सारे लोगों ने यहाँ पर ये आंसर्स भेजे हुए हैं श्रीलंकन क्राइसिस को लेकर, ठीक है ना, क्योंकि आपसे यहाँ पर आंसर राइटिंग भी करवाई गई थी। देखो ये भी यहाँ पर जो आंसर है ये भी बेसिकली श्रीलंका की क्राइसिस को लेकर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हम लोगों ने वैसे ही पढ़ा है, इसको लेकर मैंने आपको डेटा प्रोवाइड करवाया है। इंडिया किस प्रकार से हेल्प कर रहा है श्रीलंका की, यही तो पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया है, डिटेल में आपको यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करवाया गया है। और ऐसा एक नहीं, हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया हुआ है। जैसा आप देख पा रहे होंगे 24 जून हो गया, देन उसके बाद में 16 जून हो गया, ये तारीख बराबर में दिख रही होगी, 13 जून हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद में 11 जून हो गया। तो इतनी बार डिस्कशन किया हुआ था, मतलब इतनी बार टॉपिक न्यूज़ में, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनना ही बनना था। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आपको एक क्रिटिकली एनालिसिस चाहिए था। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वेलफेयर स्कीम के अलावा इंडिया को ज़रूरत है जो इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग ये जो पुअर पीपल हैं, है ना, जो एक तरीके से आज के टाइम पर बेरोज़गार लोग देखने को मिलेंगे, इनको हम लोग एक तरीके से कुशल दे सकें। तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इसमें आप लोग को एक एनालिसिस देना था कि वेलफेयर स्कीम्स, जो कल्याण के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, उसके अलावा यहाँ पर इंडिया को ज़रूरत है इसको मैनेज करने की। इस पर आप क्या डिस्कस, मतलब इस पर आप क्या सोचते हो, इसको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को इस प्रकार से देखने को मिला। फिर ऐसे यहाँ पर और भी आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे, बिम्स्टेक वगैरह, श्रीलंकन क्राइसिस, ये हम लोगों ने अभी चर्चा करी ली है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये देखो, अच्छा ये बताओ कितनी बार चर्चा की है। इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार अपने करंट अफेयर के वीडियो में कवर किया है, गति शक्ति योजना के बारे में। गति शक्ति योजना रिसेंटली न्यूज़ में था, इसको हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया है, मैंने आप लोगों को बताया। सभी डिपार्टमेंट्स को हम लोग साथ में लेकर आने वाले हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली न्यूज़ में थे, इनका इलेक्शन भी न्यूज़ में था, आपको याद होगा, हम लोगों ने इनके बारे में भी कवर किया है। देखो मैंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टाइप कर दिया है। इलेक्शंस के बारे में पता, इधर उधर आना पड़ रहा है, पहले उधर PDF पर जाना पड़ रहा है, फिर उधर टेलीग्राम पर आना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना। लेकिन कोई बात नहीं, तो इधर उधर करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर दिखाएंगे इसको भी, तो आप लोग देख पाओगे। 12 अगस्त को हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रखा है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट होते कौन है, एलिजिबिलिटी क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं, यानी कौन कौन यहाँ पर इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट को, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं। है तो ये भी स्टैटिक का ही पार्ट, लेकिन करंट में था, तो हम लोगों ने करंट और स्टैटिक का मिक्सचर कवर किया हुआ है, तब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट पहला ही क्वेश्चन आपको जब देखोगे तो यहाँ पे बात की गई है, मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, केस लॉज के माध्यम से दिखाना है। इसमें अलग अलग केसेस को कोट किया जा सकता था। पहली बात तो एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल जो सिचुएशन उसके बारे में हमारे संविधान में कहीं पर चर्चा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब देखो दोबारा जाना पड़ेगा, इससे अच्छा आप लोग एक काम खुद कर सकते हो, खुद से भी सर्च कर सकते हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर और उसके बाद में DPSP के अंदर सभी जगह पर चर्चा की हुई है। कौन कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए। मैंने आपको फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ाया था रिसेंटली, तब भी ये सारी बातें बताई हुई हैं। आप लोग किसी भी नाम से सर्च कर सकते हो, आपको ये डेटा मिल जाएगा,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 8-9 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही गिना दिए हैं, और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे ना तो फिर आपको और भी क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। ठीक है, मैं आपको बस खाली ऐसे ही बता रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली आप अटैम्प्ट कर सकते थे, डायरेक्टली आपके पास में कंटेंट अवेलेबल था। ठीक है ना, तो 20 में से 9 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्टली कंटेंट आपको अवेलेबल मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या है। बस इसी वजह से बोला जाता है बहुत अच्छे से यहाँ पर वीडियो को फॉलो करो और साथ ही साथ में चीज़ों को नोट डाउन करते रहो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बाकी अभी काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है किस चीज़ को लेकर। देखो, एक सजेशन आप लोगों से चाहिए, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ उस पीडीएफ के अंदर येलो बॉक्स ओपन करना पड़ता है। येलो बॉक्स के बाद यहाँ पर सारा का सारा डेटा निकालना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना होता है। इससे अच्छा काफ़ी सारे लोग डिमांड करते हैं कि हमें एग्जैक्टली पीडीएफ ही दे दो। पीडीएफ मतलब जो कंटेंट हमें कॉपी पेस्ट करने वाला है ना, वो पीडीएफ के अंदर अवेलेबल करवा दो। एक मतलब प्रॉपर पीडीएफ क्रिएट कर दो जिससे हम लोग उस पर कॉपी पेस्ट भी कर सकें, प्लस यहाँ पर उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकें। तो आप लोग यहाँ पर क्या ऐसा चाहते हो, आप लोग अपना जो सजेशन है वो मुझे ज़रूर से बता देना। ठीक है ना। तो बाकी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, और भी पेपर्स होंगे वो उसका डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है ना। बाकी जो जीएस पेपर 1 है बड़ा हट के आया था आपकी बार, डेफिनेटली कह सकते हैं। जीएस पेपर जो 2 है चलो ये तो ठीक था, लेकिन जीएस पेपर 1 बहुत ही हट के आया था। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, गज़ब की आई थी अब की बार की, वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन ना लेना। चलो आगे आते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज थोड़ा एनालिसिस कर लिए हैं तो इससे भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एनालिसिस भी करना भी ज़रूरी था यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो सोचा यार इसी वीडियो में कर दिया जाए। अब ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या बात की गई है, चाइना ब्लॉक लिस्टिंग ऑफ लश्कर कमांडर साजिद मिर एट यूएनएससी। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो साजिद मिर जो नाम है ना, ये बेसिकली एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी है जिसका पिक्चर आपको ये दिख रहा है। तो इसने बड़े बड़े दंगे करवाए हैं। ये इंडिया का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसके सर के ऊपर काफ़ी इनाम भी है, $5 मिलियन का। और इसका एक रोल था 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसमें भी इसका एक रोल था। फिर उसके बाद में इसने क्या किया है, बहुत सारे जो एक तरीके से अटैकर्स हैं उनको ट्रेन किया करता है, उनको रिक्रूट किया करता है, इंक्लूडिंग अजमल कसाब को भी यहाँ पर इसी ने ट्रेन किया था। ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्लिंग्स यहाँ पर करता है, प्लस डेनमार्क के अंदर अटैक हुए थे वहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा रोल था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में इसका रोल था, है ना, जो अटैक हुए थे मिलिट्री ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, वहाँ पर इसका एक रोल था। तो काफ़ी सारी जगह पर इसने दंगे भड़काए हैं, बहुत सारे मतलब दंगे क्या भड़काए हैं, वहाँ पर आतंकवाद बुरी तरह से फैलाया है। अब ये आपको पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट देखने को मिलेगा। अब हुआ यहाँ पर ये कि इस टेररिस्ट को इंडिया और यूएस, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अमेरिका और यूएस ने कोशिश ये करी थी कि इस आतंकवादी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की जो काउंसिल की 1267 नंबर वाली लिस्ट है इसके अंदर ऐड कर दिया जाए और इसको एक प्रॉपर आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, ये बेसिकली यहाँ पर कहना था। लेकिन हुआ क्या, बीच में चाइना आ गया और चाइना ने इंडिया यूएस के इस कदम को रोक दिया। और चाइना ऐसा बहुत लंबे समय से कर रहा है, पिछले 3 महीने से कर रहा है। पिछले 3 महीने से ऐसा ये तीसरी बार हो चुका है कि चाइना ने किसी भी टेररिस्ट को एक प्रोटेक्शन दी हो, एक प्रोटेक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है। खासकर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया है इसने कहाँ कहाँ पर अटैक करवाए, उस अटैक के बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। हालांकि यहाँ पर बात यह की जा रही है कि अभी रिसेंटली जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के अंदर इंडिया, चाइना, ये सभी देश अवेलेबल थे। इन सब ने मिलकर क्या किया, इन सभी कंट्रीज़ ने मिलकर फोकस ये किया कि हम लोग टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, इसको ख़त्म ना कर कर इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की 1267 लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते थे ताकि इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, चाइना डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है। चाइना ने यहाँ पर देखो बात कर रहा है कि हम लोग टेररिज्म को लेकर टैकल करेंगे, टेररिज्म को लेकर कुछ सोल्यूशन लेकर आएंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर इन्हीं टेररिस्ट को एक प्रोटेक्शन दे भी रहा है चाइना। तो इसको टेररिस्ट लिस्ट में डालने से यहाँ पर चाइना ने रोक लगा दी। कोशिश तो यही थी कि इसको पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो इसको डाल नहीं पाए चाइना की रोक की वजह से। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जब हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है ना। अब नीचे आप लोगों को ये सारा का सारा डेटा मिल जाएगा
क्योंकि ये सब कुछ बात हुई है कहाँ पे हुई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो यूएनएससी क्या है, ये एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन चार्टर के माध्यम से 1945 में। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में एक प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। बाकी 5 और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो 5 ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर सेक्रेटेरिएट हो गया। तो ये यहाँ पर 5 और साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 6। तो ये 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आप सभी लोगों को रटा रखा है पहले भी, टोटल आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। उन 15 मेंबर्स में से 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो यूएस है, रशिया है, फ्रांस, चाइना और साथ ही साथ में यूके। तो यहाँ पर आप देखोगे परमानेंट मेंबर में चाइना भी आता है। तो परमानेंट मेंबर्स के पास में एक अलग से पावर आती है वीटो पावर, वो इनके पास में देखने को मिलती है इन 5 मेंबर्स के पास में। तो चाइना इस पावर का भी काफ़ी बार इस्तेमाल करता है। तो चाइना के पास में काफ़ी पावर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी अगर चाइना रोक लगाना चाहे वो बेसिकली यहाँ पर जिस भी रिजोल्यूशन को रोक लगाना चाहे वो लगा सकता है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 तो परमानेंट हो गए, बाकी जो 10 मेंबर्स है वो है नॉन परमानेंट मेंबर। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से आप देखोगे तो इंडिया भी यहाँ पर इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है। इंडिया 8वीं बार यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर एंटर किया था साल 2021 में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्लियर हो गई सारी की सारी बातें, और आगे चलते हैं उसके बाद फिर अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। इनफैक्ट उसमें हमारा इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसका टॉपिक भी आपको नज़र आता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो ये बातचीत करने वाले हैं एंथनी ब्लिंकन के साथ में। तो एंथनी ब्लिंकन कौन है, ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के साथ में एस जयशंकर साहब बातचीत करेंगे। ये बात यहाँ पे रखी गई है। तो एग्जैक्टली होने क्या वाला है कि एस जयशंकर साहब वॉशिंगटन डीसी पर जाने वाले हैं। 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में इनकी विजिट होगी और वहाँ पे ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में बातचीत करेंगे और बातचीत इंटरेक्शन किया जाएगा। उस इंटरेक्शन में यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि वो जो बातचीत है ना वो होने वाली है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पर, यूएनजीए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 77वां जो सेशन है वो होगा। उस सेशन के अंदर यहाँ पर ये लोग मिलकर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे बताया गया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जयशंकर साहब यहाँ पर इंडिया को प्रेजेंट करने वाले हैं 18 से 24 सितंबर के बीच में। और फिर उसके बाद में ये एंथनी ब्लिंकन से भी मिलेंगे, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यूएस के, उनसे भी मिलेंगे। यानी कि पहले 18 से 24 तक यहाँ पर ये चलेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके बाद 25 से लेकर 28 तक वहाँ पर जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनसे ही बातचीत की जाएगी। तो दोनों तरफ यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ऐसा यहाँ पर बोला गया। चलो ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने पहले ही बोला है कि बातचीत होने वाली है, तो उस आर्टिकल पर इतना जोर मत दिया करो। लेकिन यहाँ पर बात आती है एक पर्टिकुलर बॉडी की, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लो, एक जो मीटिंग होगी वॉशिंगटन डीसी में, तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी के साथ में हम लोग बातचीत करेंगे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बातचीत करेंगे। इस बातचीत में इंडिया एक पॉइंट रखने वाला है। वो पॉइंट क्या है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा अमेरिका ने 450 मिलियन यूएस डॉलर का एक पैकेज अनाउंस किया है पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के लिए। पाकिस्तान के पास जो भी F-16 फाइटर जेट हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए 450 मिलियन यूएस डॉलर का अनाउंसमेंट अमेरिका की साइड से किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लेकर अपना एक कंसर्न जता रहे हैं, एक बता रहे हैं कि देखो जो अमेरिका है ना, इसको इंडिया की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर F-16 जेट का इस्तेमाल, F-16 जेट को मॉडिफाई करने के लिए बोल तो दिया, लेकिन आपने एक चीज़ और मेंशन ये करी है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इस F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इंडिया बोलता है ऐसा होगा ही नहीं। पाकिस्तान यहाँ पर अपने यहाँ पर
इस फाइटर जेट का इस्तेमाल ना करके इंडिया के अगेंस्ट में इस्तेमाल करेगा। तो इस वजह से जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर मामले में पाकिस्तान को, ये बिल्कुल गलत है, इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जा रहा है। तो इंडिया की सिक्योरिटी का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था यूएस को, वो चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से इस चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी मिली, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर रखी गई है। बाकी आने वाले टाइम पर जो भी मीटिंग होगी तब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे, डोंट वरी। अब हम लोगों ने डिस्कस ये करना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आखिरकार क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी इंडिया इंटरेक्ट करने वाला है। इसका जो 77वां सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वो आपको देखने को मिलेगा, जल्दी होने वाला है। तो यूएनजीए क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, मतलब अभी जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आर्टिकल कवर किया था ना, तभी मैंने आप लोगों को बताया कि यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं। 6 ऑर्गन में यूएनएससी, ये तो एक ऑर्गन हम लोगों ने अभी कवर कर ही लिया है। दूसरा ऑर्गन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी आपको देखने को मिलता है, इसको भी चलो कवर कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अगेन यूनाइटेड नेशन का ही एक कंपोनेंट देखने को मिलेगा। इसका मकसद यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आपको देखने को मिलेगी। यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल आपको 193 के आसपास मेंबर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो भी मीटिंग होती है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क के शहर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जनरली सितंबर के मंथ के अंदर ये यूएनजीए की मीटिंग होती है। अब ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस पूरी बॉडी को हेड किया जाता है एक प्रेसिडेंट के माध्यम से, और उस प्रेसिडेंट को हर साल इलेक्ट किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हम लोग पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी कभी कभी बोलता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मैंने, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। साथ ही साथ में आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर चर्चा करता है, जैसे पीस, सिक्योरिटी या दूसरे इंटरनेशनल इश्यूज़ हो गए, उसके ऊपर यहाँ पर ये चर्चा करता है, उसके ऊपर यहाँ पर डिसीजन लेता है। साथ ही साथ में कुछ नए मेंबर को अगर एडमिट करना है तो उन नए मेंबर को एडमिट करने को लेकर डिसीजन भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लेता है, ठीक है ना। बाकी आपको जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास में वीटो पावर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऐसा कोई भी पावर वगैरह स्पेशल पावर नहीं दिया गया है। तो अनलाइक सिक्योरिटी काउंसिल देयर इज़ नो वीटो पावर बेस्टोड टू एनीवन। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किसी के पास में भी ऐसी कोई वीटो पावर नज़र नहीं आती है। तो एक डिफरेंस भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको वर्ल्ड पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। वर्ल्ड पेज पर ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो चाहता है कि वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बने। तो यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वॉर क्राइम को लेकर एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए जो कि वॉर क्राइम के मैटर्स को देखेगा। क्या होता है वॉर क्राइम, इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है यूरोपियन यूनियन जिसके अंदर आपको 27 नेशंस देखने को मिलते हैं, 27 कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं। तो आज के टाइम पर यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो प्रेसिडेंसी चेक रिपब्लिक के पास में है। चेक रिपब्लिक एक देश है, उसके पास में यहाँ पर आज के टाइम पर यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहीं के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं। जोर ये देते हैं कि रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर चल रहा है ना, वहाँ पे रशिया ने यूक्रेन के अंदर बहुत सारे वॉर क्राइम्स करे हैं, बहुत सारे अत्याचार किए हैं, बहुत सारे लोगों की जान गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसी चक्कर में जो चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के एक तरीके से जो मिनिस्टर्स हैं, उनका भी कहना यहाँ पर यह है कि भैया जो ये वॉर क्राइम हो रहा है ना, इस वॉर क्राइम को लेकर एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए हमारे पास में, और वो ट्राइब्यूनल इन वॉर क्राइम के मैटर्स को देखेगा, जो भी वॉर क्राइम कर रहा है उसके अगेंस्ट में कदम उठाएगा और यहाँ पर उसको पनिश करेगा, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। अभी इतना यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया, लेकिन करना क्या है, आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में चलना है कि आखिरकार एग्जैक्टली वॉर क्राइम है क्या, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह है क्या, आप समझते हैं। देखो वॉर क्राइम ना ह्यूमन राइट्स का एक डायरेक्टली वायलेशन कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है वॉर क्राइम की, ये एस्टेब्लिश करी गई है रोम स्टैचू के थ्रू, यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट कौन सा है, ये आईसीसी है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, उसने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब है क्या वॉर क्राइम, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर वॉर क्राइम क्या है कि जानबूझकर लोगों को मारना, टॉर्चर करना, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर वॉर क्राइम में आता है। या फिर बच्चों को फोर्स करना कि वो जाकर एक तरीके से लड़ाइयाँ करें, जंग लड़ें, वो सब वॉर क्राइम के अंदर में आता है। तो वॉर क्राइम के अलग अलग क्राइटेरिया हैं।
यानी कि हर चीज़ वॉर क्राइम नहीं डिफ़ाइन की जा सकती, कुछ कुछ चीज़ें ही यहाँ पर वॉर क्राइम डिफ़ाइन की जाती हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया, पहली चीज़ देखो, ये बिल्कुल इलीगल है। इलीगल क्या है कि किसी भी कंट्री के सिविलियन लाइफ को इंजर करना, वहाँ के लोगों की, आम जनता की जान लेना, ठीक है ना, ये इलीगल देखने को मिलेगा। आपकी लड़ाई हो रही है तो आप यहाँ पर अटैक करो इस प्रकार से कि यहाँ पर दूसरे कंट्री के अंदर जो सिविलियन लाइफ है, जो लोग हैं, उनकी जान जा रही है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो डैमेज हो रही हैं, तो ये करना भी वॉर क्राइम के अंदर में आता है। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो, दूसरा ये बोला गया है कि मान लो प्रोपोर्शनली प्रोहिबिट आर्मीज़ फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू एन अटैक विद एक्सेसिव वायलेंस, यानी कि आर्मीज़ को रोक लगाता है, आर्मीज़ के ऊपर रोक लगाता है कि जो आर्मीज़ है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिव वायलेंस में अटैक नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वॉर क्राइम वाली सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर मान लो यहाँ पर एक कंट्री के एक कोई भी एक देश है, उसका सोल्जर यहाँ पर मर जाता है, ठीक है ना, कोई भी देश हो। अब होता क्या है, तो अब यहाँ पर मान लो कोई भी सोल्जर की डेथ हुई, तो उसकी चक्कर में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिसने मारा है सोल्जर को, उस पूरे के पूरे देश को बॉम्ब कर दिया जाए, ठीक है ना। तो बोला ये जा रहा है कि अगर अटैक हुआ है ना, तो रिटेलिएशन में ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव मात्रा में, पूरे भरपूर मात्रा में वॉयलेंस कर देना है, हिंसा कर देनी है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो भी यहाँ पर वॉर क्राइम की कैटेगरी में आएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद में कोशिश यही करो कि जो हार्म है, जो दिक्कत है, वो जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो बिल्कुल कम से कम हो, वो यहाँ पर चीज़ रहनी चाहिए। प्लस यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन होता है, अननेसेसरी कैजुअल्टीज़ होती हैं मिलिट्री गेन के लिए, यहाँ पर अगर किया जाता है ये काम, तो अगेन यहाँ पर ये भी वॉर क्राइम के अंदर में आता है, ठीक है ना। तो वॉर क्राइम क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, सिविलियंस को मारना, प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करना, बड़े लेवल पर अटैक करना, एक्सेसिव वायलेंस करना, तो ये बेसिकली वॉर क्राइम में आता है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो आज के टाइम पर चेक रिपब्लिक है, वो ये बोलता है कि रशिया वॉर क्राइम कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और इस वॉर क्राइम के मामले पे कुछ करना होगा। और करना क्या होगा, इसके लिए पूरा का पूरा एक ट्राइब्यूनल बना लो, अलग से पूरा यहाँ पर कोड बना दो, वहीं पर यह मामला देखा जाएगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर वॉर क्राइम होगा वहीं पर सारा मामला देखा जाएगा, कोई भी टॉर्चर वगैरह हो रहा है वहीं पर मामला देखा जाएगा, और वहीं पर सज़ा सुनाई जाएगी, जिसके लिए भी होगी वहीं पर पनिशमेंट दी जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स जो कि आज हम लोगों ने कवर किया, आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी खास नहीं था सीरियसली, और जो भी यहाँ पर खास था वो आपके साथ में शेयर कर दिया गया है। बाकी हम लोग देख लेते हैं आज की वोकेबलरीज़ को। सबसे पहला वोकैब आता है नेव। नेव मतलब होता है दुष्ट या फिर फ्रॉड। फिर दूसरा आता है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस मतलब होता है उटपटांग या एब्सर्ड। देन आता है तीसरा कुडोस। कुडोस मतलब प्रशंसा या प्रेस। फिर आता है हेरेटिक। हेरेटिक मतलब नास्तिक या स्किस्मेटिक, सिस्मेटिक। देन उसके बाद में डिफाइल। डिफाइल मतलब अपवित्र करना या करप्ट आप लोग कह सकते हो। क्लियर हो गई बात। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। उसका एक छोटा सा आर्टिकल और था, वो था किस चीज़ को लेकर, हमारा जो INS विक्रांत है उसको लेकर। तो उसमें खास बात नहीं, INS विक्रांत के अंदर कुछ वेपन्स वगैरह लगाए जाएंगे, उसको लेकर वो आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। कुछ भी अलग से इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो डेफिनेटली कवर करेंगे, लेकिन कुछ खास ऐसा नहीं है। तो जो भी था वो हम लोगों ने कवर किया। साइंस एंड टेक पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्लस आज का जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है उस पर भी कुछ नहीं मिलेगा। एक आर्टिकल दिया गया है सल्फ़र वाला लेकर, है ना, जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कशन किया हुआ है कि जो पावर प्लांट्स हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, अपने यहाँ पर जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के इक्विपमेंट्स है वो लगाने हैं। उसकी जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है, 2024 तक कर दी गई है। वो बात मैंने आपको अभी यहाँ पर 3 दिन पहले बताई हुई थी, वही चीज़ रिपीटेडली वहाँ पे कवर की गई है। तो कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, कुछ भी खास इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो सब आपको कवर करवाई गई। तो संडे यहाँ पर एक रिलैक्स डे होता है, लेकिन अगले संडे से इसको बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगले संडे से जो डिस्कशन है ना, वहाँ पे हम लोग द हिंदू के अलावा भी बाकी सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल, ढेर सारे आर्टिकल कवर करा करेंगे, ठीक है ना। तो अगले संडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। अब हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये आखिरकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर हो गया? तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर इज़ एन नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ध्यान में रख सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों से जो एक सजेशन मांगा है ना, वो सजेशन ज़रूर से देना कि PDF के अंदर काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो रही है, शायद हो रही होगी तो मुझे बता देना, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। अभी कुछ दिन का शेड्यूल और यहाँ पर मेरा बिजी वाला शेड्यूल है। उसके बाद मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को एक प्रॉपर PDF प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। बाकी मॉर्निंग में
हिंदू का वीडियो और ज़्यादा जल्दी लाने की कोशिश की जाएगी और हिंदू के वीडियो में और भी न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे। बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैं बहुत लंबे समय से मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ, तो थोड़े से टाइम बाद यहाँ पर उन चीज़ों को मैं खुद इम्प्लीमेंट कर दूँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। बाकी आज के डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।